नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है, असिस्टेंट प्रोफेसर SKR कॉलेज बड़बिघा। पिछली कड़ी में मैंने सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत से संबंधित मैंने चर्चा की थी, जो उसकी पहली कड़ी थी। आज दूसरी और अंतिम कड़ी में मैं आगे की चर्चा करूँगा। समान इतिहास से संबंधित रचनाओं के अतिरिक्त प्रशासनिक सिद्धांतों और संस्थाओं से संबंधित कुछ रचनाएं भी सल्तनत काल में लिखी गई, जो ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध रचना जियाबरनी की हतवाए जहांदारी है। इसमें राजनीतिक दर्शन और प्रशासन फिरोज शाही के पूरक हैं। सल्तनत के प्रमुख शासकों की नीतियों के विश्लेषण में यह रचना सहायक है। अलाउद्दीन की मूल निर्धारण योजना के संदर्भ में भी इसमें मूल्यवान रचनाएं उपलब्ध हैं। इसी श्रेणी में एक महत्वपूर्ण उदाहरण हब्ड़े मुदब्बिर की रचना अदाबुल हर्ज ए शुजाअत में है, जिसमें युद्ध की कला और सामरिक महत्व के विषयों का वर्णन करने के साथ साथ शासन की स्थिति और उसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी प्रस्तुत किया गया है। यात्रियों के वृत्तांत भी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अध्ययन में सहायक रहे हैं। अधिकतर यह रचनाएं अरबी भाषा में लिखी गई। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत है, जो समांतर रेहल्ला कहा जाता है। इब्न बतूता मराकश का निवासी था। विश्व यात्रा के क्रम में वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुस्तान आया और लगभग 14 वर्षों तक रहा। उसकी रचना में मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, उसके विचार और प्रशासनिक योजनाएं, राज दरबार की स्थिति, सामाजिक और आर्थिक जीवन की झलकियां आदि मिलती है, जो अत्यंत मनोरंजक और मूल्यवान है। इसके कुछ अंश विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इब्न बतूता ने सुनी सुनाई बातों को भी अपने विवरण में सम्मिलित कर लिया। यात्रा वृत्तांतों में कुछ अन्य उल्लेखनीय उदाहरणों में अल उमरी की मसालिकुल अबसार और शिहाबुद्दीन कलश संधि की सुबुल असा सम्मिलित है। सूफी संतों से संबंधित रचनाएं भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सूफी संतों का आगमन हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले ही आरंभ हो चुका था। इन संतों की जीवनियाँ, उनकी युक्तियाँ, उनके पत्र आदि इतिहासकारों के लिए उपयोगी रहे हैं। सूफी संतों की उक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण संकलन निम्नलिखित हैं। सामूहिक रूप से इन्हें मलफूजात कहा जाता है। इसमें सूफी संतों में आते हैं फवादुल फयाद। इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संकलन है, जो अमीर हसन अली सियाजी ने पत्र ने एकत्रित किया था। अलाउद्दीन ने गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की अवधि से संबंधित जानकारी इसमें उपलब्ध है। दूसरा है खैरुल मजालिस, हमीद कलंदर द्वारा प्रस्तुत। शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी की उक्ति का यह संकलन दिल्ली के आर्थिक जीवन और विशेषकर अलाउद्दीन के मूल्य निर्धारण योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। तीसरी स्रोत है सिराजुल हिदायाल। संत जलालुद्दीन बुखारी मखदूमे जहानिया की उक्तियाँ का संकलन फिरोज शाह की आर्थिक नीतियों और तत्कालीन धार्मिक जीवन की व्याख्या में सहायक सिद्ध हुआ। संतों के पत्र के भी अनेक संकलन उपलब्ध हैं, जो सामूहिक रूप से मकतूबात कहे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित का विशेष महत्व है। मकतूबाते सदी शेख सरफुद्दीन आहिया मनेरी द्वारा लिखे गए पत्रों के इस संकलन में तुगलककालीन शासकों की धार्मिक नीति और सूफी संप्रदायों के साथ उनके संबंधों की जानकारी मिलती है। मकतूबाते अशरफ, जहांगीर, समनानी, इन पत्रों में संकलन धार्मिक जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। मकतूबाते रसीदी, रसीदुल फजलुल्लाह द्वारा लिखित यह पत्र अलाउद्दीन एवं इलखानी शासकों के संबंधों पर प्रकाश डालती है। इन विविध रचनाओं के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के इतिहास का अध्ययन सुगम हो जाता है।
ऐसा नहीं कि सल्तनत काल इतिहास के अध्ययन के लिए मात्र यही स्रोत है। सल्तनत कालीन स्मारक, भग्नावशेष, अभिलेख और सिक्कों से प्राप्त जानकारी मिलती है। ये इस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इससे स्थापत्य कला, चित्रकला, आर्थिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक जीवन में एक सम्मिश्रित हिंद इस्लामी शैली के विकास आदि को समझने में सहायक है। राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में भी अभिलेख और सिक्के महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, क्योंकि तिथि क्रम के निर्धारण में अथवा राज्य की सीमाओं के अंकित करने में इनसे सहायता मिली है। फिर भी तुलनात्मक रूप से देखने से यह स्पष्ट है कि पुरातात्विक सामग्री की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान रहे हैं। इस तरह से सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत से संबंधित आज की कड़ी समाप्त होती है। इस तरह से ये अध्याय भी समाप्त होता है। अगली वीडियो में एक नए अध्याय को लेकर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।